हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंकिंग सूत्र में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेआईबी एग्ज़ाम के बारे में। अ, ये बेसिकली डोमेन बैंकिंग डोमेन के जो बनते हैं उनके लिए एग्ज़ाम होता है। और इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या मुश्किलें आती हैं जेआईबी एग्ज़ाम को पास करने के लिए, और क्या बेसिक इसका सिलेबस है, क्या हमें अपनी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जब हम जेआईबी का एग्ज़ाम दे रहे हों या उसकी प्रिपरेशन कर रहे हों, और कौन सा सही वक्त है जेआईबी को प्रिपेयर करने का। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। तो बेसिकली ये लेक्चर नहीं है, आज का हमारा एक डिस्कशन है जिसमें हम सीधे अभी जाएंगे और आईआईबीएफ की साइट पर आईआईबीएफ का एक डॉक्यूमेंट है जो जेआईबी के लिए उस पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और आईआईबीएफ एक संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, जो कि जेआईबी और सीएआईबी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। और बेसिकली जेआईबी एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का मकसद ये है कि जो भी बैंकर्स हमारे बैंक में ज्वाइन करते हैं, जो भी बंदे बैंक में ज्वाइन करते हैं एट द इनिशियल स्टेज, उनका बैंकिंग नॉलेज को थोड़ा सा हमको एनरिच कर देना है इस एग्ज़ाम के थ्रू, क्योंकि इसमें सारा ही बैंकिंग के बेसिक कंसेप्ट्स फ्रॉम थ्योरी टू ऑपरेशनल कंसेप्ट्स को कवर करा जाता है इस एग्ज़ाम में। और इसको पास करने वाला जो भी बंदा होता है उसको माना जाता है बैंकिंग इंडस्ट्री में कि वो बंदा बेसिक्स ऑफ बैंकिंग ऑपरेशन एंड बैंकिंग थ्योरी वो जानता है। तो और ये सबसे क्या, ये तो सारी चीज़ें हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, इन सब चीज़ों पे हम आएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि हमको ये जानना ज़रूरी है कि जेआईबी एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है हमारे बैंकिंग मित्रों के लिए पास करना। मैं जानता हूँ बहुत से मेरे सब्सक्राइबर बैंकर्स भी हैं, और बहुत से ऐसे मेरे सब्सक्राइबर हैं जो कि बैंकिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस जेआईबी के एग्ज़ाम में जो प्रिपरेशन के लिए जो किताब आती है वो दोनों ही मकसद पूरे करती है काफ़ी हद तक। एक उन लोगों के लिए जो लोग जेआईबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनका जो फर्स्ट पेपर है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, वो पेपर जो बंदे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एंट्रेंस की जो कि बैंकिंग एंट्रेंस की जो बंदे तैयारी कर रहे हैं, आईबीपीएस जिसे कंडक्ट कराता है, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये पहला पेपर। तो अगर वो प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग किताब को पढ़ते हैं तो मेरी नज़र से उनका बेसिक्स ऑफ बैंकिंग क्लैरिटी आ जाएगी। और जो आईपीएस क्वेश्चंस देता है कंसेप्चुअल बैंकिंग के, उनमें कभी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, जो आपका जनरल बैंकिंग अवेयरनेस का पार्ट है उसमें। बट यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि जो प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग की किताब है, हालांकि ये तीनों सब्जेक्ट की किताब आती है और ये तीनों अलग अलग पेपर हैं, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, एंड लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। बट ये जो किताब है टैक्समैन पब्लिकेशन के द्वारा लिखी गई, ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है। मतलब अगर आप लेमैन हो और आप जस्ट एंट्री कर रहे हो बैंकिंग डोमेन में, या आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग बैंक में जाने के लिए आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, तो मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि आप टैक्समैन पब्लिकेशन की ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पढ़ें। बट इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं ध्यान देने के लिए बोल रहा हूँ, कि इसके जो अभी मैं सिलेबस डिस्कस करूँगा उसमें जो पॉइंट्स हैं जो पूछे जाते हैं, जो एक्चुअल पॉइंट्स हैं लेसन्स के, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप उनको जॉट डाउन करके उनके अच्छे से नोट्स बना के कंसेप्ट समझ लें तो आपके आईबीपीएस एग्ज़ाम में भी ये फ़ायदा करेगा। अब हम आते हैं जेआईबी पे। जो बंदे जेआईबी की तैयारी कर रहे हैं, जो बैंक में हैं, मैं मान के चल रहा हूँ उनके पर्सपेक्टिव से, तो जेआईबी एग्ज़ाम आपके लिए ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पहली चीज़, जेआईबी पास करने के बाद जो पहली चीज़ होती है, आपको एक बेसिक बैंकिंग की अवेयरनेस एट ए ग्राउंड लेवल वो हो जाती है। क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे मित्र हैं, मैं खुद एक बैंकर हूँ, बहुत से मेरे ऐसे मित्र हैं जो कि जब इवन मैं भी जब बैंक में ज्वाइन करा
तो इनिशियल लेवल पे जब आप ब्रांच में जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पता होती और धीरे-धीरे बैंकिंग ऑपरेशंस और बैंकिंग प्रैक्टिसेस के थ्रू आप धीरे-धीरे चीज़ों को लर्न करते हैं, समझते हैं और धीरे-धीरे आप चीज़ें सीख भी जाते हैं। लेकिन बात है कि ये एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है? ये एग्ज़ाम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको जो बैंकिंग के ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स हैं एट डिफरेंट सिचुएशंस में आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए बाय ऑल द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर, वो आपको ये इसका सिलेबस जो है, इसका जो एग्ज़ाम है आपको सिखाता है। तो इसको पास करने वाले बंदे को एक बेसिक नो हाउ, एक अच्छा खासा बेसिक नो हाउ हो जाता है बैंकिंग ऑपरेशंस का। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है कि जो बैंकर्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि जेआईबी पास करने के बाद आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है, सभी बैंकों में मिलता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर बैंक हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक हो या कोई भी कमर्शियल बैंक, इवन रीजनल रूरल बैंक्स हों, कोई भी बैंकिंग सेक्टर कंपनी है तो वो जेआईबी और सीएआईबी, ये दो ऐसे एग्जाम हैं जिनको पास करने पे इंक्रीमेंट देती है। कुछ बैंक ऐसे भी हैं जो कि दो दो इंक्रीमेंट भी देते हैं, बट मोस्ट ऑफ द बैंक्स के केस में मैं बात कर रहा हूँ, एक इंक्रीमेंट मिलता है। और इस एक इंक्रीमेंट का फायदा क्या है मैं आपको बताता हूँ कि जनरली जो हमारे बैंकर्स हैं जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन करते हैं उनको नहीं आइडिया होता है, एक इंक्रीमेंट का मतलब समझ में नहीं आता। तो बेसिकली क्या है कि जैसे ही आप ज्वाइन करते हो और अगर आपने जेआईबी पास कर लिया ज्वाइन करने के इनिशियल स्टेजेस में, तो फायदा आपके लिए ये है कि आपको पहला इंक्रीमेंट मिल जाता है पास करते ही, जो कि आपको जनरली हर ईयर पे एक इंक्रीमेंट मिलता है। तो ये जो इंक्रीमेंट होता है ये एडिशनल इंक्रीमेंट होता है। अब जैसे कि क्या फ़ायदा है इसका मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप एक स्केल 1 ऑफिसर हैं या आप एक क्लरिकल ऑफिसर हैं या इवन अब आप एक सबऑर्डिनेट स्टाफ भी हैं। तो जैसे ही आप ये एग्ज़ाम पास करेंगे तो आपको एक सैलरी में इंक्रीमेंट मिलेगा और जैसे ही आगे चल के आपका प्रमोशन होगा तो वो जो एक एडिशनल इंक्रीमेंट है वो हमेशा आपको लग के मिलेगा। मतलब आप जैसे ही स्केल 1 से स्केल 2 होंगे तो वो जो इंक्रीमेंट आपको जेआईबी का है वो एज इट इज़ आपको एक मिल जाएगा। मतलब आपको एक साल और पार नहीं करना है स्केल 2 में एक इंक्रीमेंट पाने का, आप ज्वाइन करते ही एक इंक्रीमेंट पा लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसीलिए जो बंदे इनिशियल लेवल पे बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनिशियल स्टेजेस में आप जेआईबी से अभी पार कर लें। तो जैसे जैसे आप प्रमोट होते जाएंगे आपका इंक्रीमेंट उस लेवल से बढ़ता जाएगा एडिशनल। तो अब जैसे कि इंक्रीमेंट मिलता है तो कुछ खासियत भी होगी एग्जामिनेशन में, कुछ टफनेस भी होगी क्योंकि ऐसा ही नहीं मिल जाएगा आपको इंक्रीमेंट। तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी कोई भी ऑर्डिनरी मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट है उसके लिए ओपन है। मतलब आईआईबीएफ अपना मेंबरशिप देता है। हो सकता है कि वो कोई भी बंदा बैंक में भी काम कर सकता है, नहीं तो किसी भी फाइनेंशियल इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है, जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर में, ठीक है। या आप मान सकते हैं कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हो गई, जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज हैं और वो अगर आईआईपीएफ का मेंबरशिप लिए हुए है तो वो एग्जाम पास कर सकता है। सेकेंड कंडीशन ये है कि वो बंदा मिनिमम 12th स्टैंडर्ड पास किया होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में। ये जो कंडीशन है जनरली रखी गई है उन लोगों के लिए जो कि मोस्टली सबऑर्डिनेट स्टाफ के लिए, क्योंकि सबऑर्डिनेट स्टाफ की जो परीक्षा होती है उसमें 12th पास मांगने लगे हैं, अभी पहले नहीं मांगते थे। तो हालांकि अब सबऑर्डिनेट स्टाफ भी इसमें एलिजिबल हो गए, इसलिए ये कंडीशन रखी है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन शुड बी 12th स्टैंडर्ड इन एनी स्ट्रीम। अब सब्जेक्ट्स पे मैं आऊँगा आपसे थोड़ी देर में बात करूँगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ कि इसका एग्ज़ाम जनरली होता कब है। तो आपको बताता हूँ इसका एग्ज़ाम मोस्टली, तो अगर हम इसकी रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये एग्ज़ाम जनरली होता है जैसे आप देख रहे हैं इस बार 24 फरवरी से 1 मार्च तक इसका रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद भी चलता रहता है और इस पर कुछ फीस एक्स्ट्रा आपको देनी पड़ती है।
तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो 24 फरवरी से लेके 22 मार्च तक ये फर्स्ट हाफ में हुआ है एग्जाम रजिस्ट्रेशन, और इसका एग्जाम होता है 3 मार्च, मतलब मार्च में। तो आप ये मान के चलिए फरवरी में रजिस्ट्रेशन होता है, फरवरी से मार्च के बीच में, और आपका एग्जाम की डेट होती है जनरली मार्च में। और सेकेंड हाफ की अगर हम बात करें जो कि अब आने वाला है, तो 1 सितंबर से इसकी रजिस्ट्रेशन चालू हो जाती है जो कि 30 सितंबर तक चलती है। तो अक्टूबर में कोई सीन नहीं है रजिस्ट्रेशन का। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एग्जामिनेशन होगा आपका 1 नवंबर से चालू हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं है अगर आप नेक्स्ट जेआईबी क्लियर करने का टारगेट रखते हैं तो तो ये तो हो गई डेट्स। अब हम आते हैं और थोड़ी और बातें डिस्कस करते हैं, जैसे कि पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मिनिमम पास मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में इंडिविजुअली 50 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100। लेकिन लेकिन जो टर्निंग पॉइंट है वो ये कि candidate securing at least 45 marks in each subject with an aggregate of 50 marks in all subject of examination, a single attempt will be declared as having completed the examination। मतलब अगर मान लीजिए 3 एग्जामिनेशन जो 3 पेपर हैं किसी में आपके 45 नंबर रह गए मिनिमम, एटलीस्ट 45, तो ऑल द 3 पेपर्स का जो सम आएगा, ठीक है, वो एग्रीगेट 50 होना चाहिए। मान लीजिए आपका फर्स्ट और थर्ड पेपर में 60 नंबर आ गए और बीच वाला जो पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, उसमें आपके 45 नंबर रहेगा, तो आप तब भी डिक्लेयर पास हो जाओगे क्योंकि आपका एग्रीगेट 50 और 50 के ऊपर होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि कैंडिडेट्स को अलाउ है कि अपना क्रेडिट्स रिटेन कर सकें इन अटेम्प्ट टिल द एक्सपायरी ऑफ द टाइम लिमिट। एक्चुअली में टाइम लिमिट एक होती है जो कि 2 इयर्स देता है आईआईबीएफ। 2 इयर्स में आपको 4 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट्स मिलते हैं क्योंकि एक साल में 2 अटेम्प्ट होते हैं, तो 2 साल में आपको टोटल 4 अटेम्प्ट मिलते हैं जेआईबी को पास करने के लिए विदाउट एक्स्ट्रा रजिस्ट्रेशन। क्योंकि अगर आप 2 साल में भी पास नहीं कर पाए तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फिर से जेआईबी के एग्जाम के लिए। तो इसीलिए और जो इसमें कैरी फॉरवर्ड वाली चीज़ है वो ये है कि मान लीजिए आप 2 एग्ज़ाम पास हो जाते हैं और एक नहीं हो पाया, मान लीजिए अकाउंटिंग वाला पेपर आप नहीं पास कर पाए, तो विद इन 2 इयर्स आप पास कर सकते हैं सिर्फ अकाउंटिंग का पेपर देके। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छी चीज़ है मैं कहूँगा। दूसरी चीज़ जो देखने वाली है वो ये कि इसमें इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। और जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट की फीस 2700 है और उसके बाद जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ते जाएंगे 1300 करके आपको हर अटेम्प्ट का पैसा अलग से देना होगा। तो अब हम बात करते हैं कि मीडियम इसका, जैसे आप देख रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों में मीडियम रहता है और ये पूरी तरीके से ऑनलाइन है एग्जामिनेशन, ठीक है। पहले जब हमने दिया था इस एग्जामिनेशन को तो उस टाइम पे ये ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता था और लिखित मतलब एमसीक्यू जो रिटन एमसीक्यूज होते हैं पेपर में ओसीआर शीट में, उसमें हम लोग देते थे। लेकिन अभी की स्थिति में ये पूरी तरह से ऑनलाइन है और काफ़ी दिनों से ऑनलाइन है, 2013-14 से ऑनलाइन हो चुका है। और ड्यूरेशन इसका 2 आवर्स है और जैसे कि मैंने बोला कि काफ़ी ज़्यादा सेंटर्स हैं, सेंटर्स आप देख सकते हैं इसकी साइट पे, बहुत सारे सेंटर्स हैं अवेलेबल। अब इसकी जो किताब की अगर मैं बात करूं तो जो ये बोलते हैं कि जिस किताबों को लेना चाहिए वो किताबें भी हम आपको दिखा देते हैं कि कौन सी किताबें ये बोलते हैं कि आपको लेना ज़रूरी है। देखता हूँ यहाँ पे दिया है कि नहीं, जनरली देते हैं, यहाँ पे मेंशन नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पहले इवन अभी जो ये कोविड का माहौल चल रहा है, इससे पहले जब हम एग्ज़ाम पास करते थे तो जो सर्टिफिकेट होता था वो आईआईबीएफ इन फिज़िकल देता था
आपके एड्रेस पे पोस्ट करता था, आपके ब्रांच के एड्रेस पे। लेकिन अभी की जो स्थिति है उससे इन्होंने अपने को अपडेट करा है और अब ये डिजिटल सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे ही आप पास करेंगे, अब कंपेरेटिवली काफ़ी कम दिनों में आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा पास करने में। तो अब हम बात करेंगे थोड़ा सिलेबस के बारे में, जो कि मेन चीज़ है। जैसे आप देख रहे हैं 3 पेपर होते हैं: प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकिंग एंड लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। इन तीनों पेपर्स के बारे में मैं इनिशियली आपको एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग पेपर है, वो एक बेसिक्स ऑफ बैंकिंग की थ्योरेटिकल नॉलेज जो आपको ज़रूरी होनी चाहिए आपको एज ए बैंकर, वो देता है। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आपको देता है कि बेसिक कैलकुलेटिव नॉलेज, जितना बेसिक कैलकुलेशन आपको आना चाहिए एज ए बैंक पीओ या एज ए बैंकिंग ऑफिसर या एज ए बैंकिंग क्लर्क या आप एज ए बैंक में काम कर रहे हैं, तो आपको जो मिनिमम अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए वो ये प्रोवाइड करता है। और लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स क्या है कि जैसे कि बैंकिंग और कोई भी फाइनेंस की संस्था है, तो उसमें लीगल एस्पेक्ट्स भी आते हैं। कौन से एक्ट के तहत में आपको क्या काम करना है, ये सारी चीज़ें बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एक्ट, खासतौर पे 2 एक्ट बहुत अच्छे से इसमें समझाए गए हैं विद सेक्शन बाय सेक्शन, जो कि आपको सेक्शन वाइज चीज़ें रटी होनी चाहिए कि अगर ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो ये इंसिडेंट किस एक्ट के तहत होता है। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल में हैं। तो जैसे आप देख रहे हैं फर्स्ट और थर्ड पेपर काफ़ी हद तक थ्योरेटिकल है और जो सेकंड पेपर है वो 40 to 50% पेपर न्यूमेरिकल होता है, बाकी 50% थ्योरेटिकल होता है। इसीलिए मेरे बहुत से मित्र, जो मेरे भी बहुत से कलीग हैं, वो अकाउंटिंग का पेपर मानते हैं सबसे टफ है। और जितना मैंने फीडबैक लिया है पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में, जितने लोगों को मैं जानता हूँ, सब ने मुझे यही बोला कि जो सबसे टफ पेपर सबको फील होता है वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। और इसीलिए बहुत से बैंकर्स जो फर्स्ट टाइम में नहीं निकाल पाते हैं पेपर, वो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का ही पेपर। तो इसीलिए मैं अपने इस चैनल में अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स की एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा और उसमें सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज टॉपिक्स को डिस्कस करूंगा विद ऑल द क्वेश्चन एंड आंसर्स विद न्यूमेरिकल्स, जैसे कि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए और आप इजीली कंसेप्ट पकड़ पाएँ। क्योंकि ये आप मान के चलिए कि कोई भी थ्योरेटिकल नॉलेज और कंसेप्चुअल नॉलेज जो होती है, चाहे वो बैंकिंग की हो चाहे किसी भी डोमेन की हो, वो बदलती नहीं है। आपके प्रोसीजर्स, जो एक्चुअल प्रोसीजर्स हैं वो बदलते नहीं, जो कंसेप्ट है वो बदलता नहीं। आप अगर लोन देने का कंसेप्ट है, ठीक है, मॉर्टगेज एक कंसेप्ट है, वो कभी बदलेगा नहीं। हाँ, पॉलिसीज बदल सकती हैं, आरबीआई की पॉलिसीज, आरबीआई की गाइडलाइंस बदल सकती हैं, उसमें आपको अपडेटेड रहना ज़रूरी है। लेकिन जो एक्चुअल कोर कंसेप्ट है बैंकिंग ऑपरेशंस का, वो कभी बदलता नहीं है। तो इसीलिए वो कोर कंसेप्ट्स को मैं कोशिश करूँगा, जो कि तीनों पेपर में आते हैं, मैं उनको कवर करूँगा। और सबसे पहले स्टार्ट करूँगा अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स से, क्योंकि मेरे बहुत से इवन सब्सक्राइबर्स ने भी मुझे ये बोला है कि ये सब्जेक्ट उनको बहुत दिक्कत करता है जेईई की प्रिपरेशन में। तो चलिए मैं देखता हूँ कि कैसे क्या सिलेबस है और कैसे हमको इसको डील करना चाहिए, कैसे हमको कितना टाइम देना चाहिए आप जेईई की प्रिपरेशन अगर करने चाह रहे हो तो। पहले हम आ जाते हैं एक्चुअली, अगर आप इसकी साइट पे जाएंगे तो ये जो आप जिस तरीके से देख रहे हैं, इसमें आपको एक ऑर्गेनाइज्ड व्यू नहीं दिखेगा। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड व्यू दिखाते हैं सिलेबस का, मॉड्यूल वाइज। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें मॉड्यूल ए है, मॉड्यूल बी है, मॉड्यूल सी है और मॉड्यूल डी है। 4 मॉड्यूल हैं पेपर 1 में, जो कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग है। अब इसमें जो सिलेबस की अगर आप बात करें तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसमें रोल ऑफ आरबीआई, कॉमर्शियल बैंक्स, एनबीएफसी, पीडीज, एफआईज, कोऑपरेटिव बैंक्स, ये जो पहला मॉड्यूल का पहला चैप्टर है, पहला लेसन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
क्योंकि इससे मान के चलिए 10 to 15% ऑफ द क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कोर पार्ट है आपके जेआरबी का, इस पर्टिकुलर पेपर का। नेक्स्ट हम बैंकिंग रेगुलेशन पे आए तो बैंकिंग रेगुलेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें कि हम बेसिकली बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैंकिंग विद ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस क्या हैं आरबीआई के, टूल्स क्या हैं मॉनेटरी कंट्रोल के, रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं लेंडिंग पे। तो इस पर्टिकुलर पार्ट में आपका जो मेजर आपको ध्यान देना है वो है फंक्शंस ऑफ आरबीआई, टूल्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल एंड रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शंस ऑन लेंडिंग। इस तीन पर्टिकुलर पार्ट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको बताऊंगा अभी डिटेल में जब इस पेपर के बारे में, पेपर के लेसन को डिस्कस करूंगा, तो कि कौन से पार्ट आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीआई और टूल्स ऑफ मॉनेटरी कंट्रोल, जिसमें कि एक्चुअल कोर कंसेप्ट मैंने बताया। नेक्स्ट हम आते हैं रिटेल बैंकिंग, होलसेल एंड इंटरनेशनल बैंकिंग। ये एक्चुअल में पूरा थ्योरेटिकल है, जिसमें आपको थ्योरेटिकल नॉलेज मीन्स डेफिनेशन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि रिटेल बैंकिंग क्या होती है, होलसेल बैंकिंग क्या होती है और इंटरनेशनल बैंकिंग क्या होती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि रिटेल बैंकिंग और होलसेल बैंकिंग की एक डेफिनेशन दे दी जाती है, एक एग्जांपल दे दिया जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किस तरह की बैंकिंग है, रिटेल, होलसेल या और भी कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैंकिंग है, तो ये किस तरह की बैंकिंग है, यूनिवर्सल बैंकिंग है। साथ ही में जो इस पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देने वाला है पार्ट, वो है एडीआर्स, जीडीआर्स एंड पार्टिसिपेटरी नोट्स, क्योंकि इसके क्वेश्चंस थोड़े से घुमा के पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट डेफिनेशंस नहीं पूछी जाती हैं। तो मतलब ये जानना चाहता है आईबीएफ कि आपको इसका कोर कंसेप्ट पता है कि नहीं, कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स और ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट्स, पार्टिसिपेटरी नोट्स का कोर कंसेप्ट आपको पता है कि नहीं। नेक्स्ट आते हैं रोल ऑफ मनी मार्केट, डेब्ट मार्केट, फॉरेक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें एकदम मनी मार्केट का कोर है और इससे आपको 1 से 2 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या हैं, एडीज क्या हैं, फीमा, लिबोर, निबोर और जितने भी डेब्ट मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए और थोड़ी सी अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि इसमें भी मोस्टली डेफिनेशंस ही पूछता है, लेकिन थोड़ा सा आपको कंसेप्ट का अगर ज्ञान हो तो ज़्यादा अच्छा हो। नेक्स्ट हम आते हैं रोल एंड फंक्शंस ऑफ कैपिटल मार्केट, सेबी। यहाँ पे पूरा कैपिटल मार्केट पे ध्यान देता है और ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिलने की उम्मीद रहती है। ठीक है, तो इस पार्ट को कभी मत छोड़िएगा अगर आप अपनी जल्दी से जल्दी प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये पहला चैप्टर और ये जो चैप्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड एंड इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक का इंश्योरेंस और आईडीए, ये मैं आपको बोलूँगा इसमें आप खास तौर आपको जो ध्यान देना है वो देना है म्यूचुअल फंड पे। कितने तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ओपन, क्लोज और डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड होता है, और कोर कंसेप्ट क्या है, कैसे म्यूचुअल फंड काम करता है, क्या रोल है म्यूचुअल फंड का इकोनॉमी में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक का इंश्योरेंस क्या चीज़ है, आईआरडीए का क्या रोल है, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, ये थ्योरेटिकल आपको पढ़ना पड़ेगा, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपको म्यूचुअल फंड की कंसेप्ट की नॉलेज यहाँ पे होना ज़रूरी है इस चैप्टर में। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, इसमें आपको मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि फैक्टरिंग और फोरफिटिंग के ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे। ठीक है, सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं, 1-2 बार मतलब बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत से मेरे फ्रेंड्स ने बोला है कि फैक्टर और फोरफिटिंग के क्वेश्चंस आते हैं इससे। नेक्स्ट हम आते हैं रिस्क मैनेजमेंट और बेसल अकॉर्ड में। ये कंसेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको बेसल 1, बेसल 2, बेसल 3 के नॉर्म्स पता होने चाहिए, उसमें कितना टायर 1 कैपिटल मेंटेन करना है बैंक्स को, ये पूरी टेबल है, वो टेबल अगर आपको पता है अच्छे से तो फिर आपका काम हो गया। नेक्स्ट हम बात करें अगर सिबिल की, तो सिबिल का क्या रोल है, आपको पता ही होगा सिबिल का क्या रोल होता है, किसी की भी क्रेडिट प्रोफाइल जो लोन लेने आता है उसके लिए क्या उसका फंक्शन या रोल्स क्या है सिबिल का, फेयर प्रैक्टिसेस कोड्स क्या है, बीसीएसबीआई क्या है,
ये भी चीज़ पूरी थ्योरेटिकल है और ये बहुत ही वास्ट है, तो इसका आपको एक जिस्ट पढ़ना है जो आपके लिए ज़रूरी है एज ए बैंकर। और फिर उसके बाद आता है रिसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, तो इस पर्टिकुलर पार्ट को आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ऐसे सरसरी तौर पे देख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान इस पे या बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम आए अगर मॉड्यूल बी पे, तो मॉड्यूल बी में हमारे बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप का मिनिमम आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये मान के चलिए। नेक्स्ट केवाईसी एएमएल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और खासतौर पे इसमें जो पीएमएलए एक्ट और केवाईसी नॉर्म्स है, इस पे बहुत बार सीधे सीधे एक्ट पूछ लेता है, कितना फाइन किस पे लगता है, इस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। और केवाईसी नॉर्म्स के कुछ अंदर की चीज़ें पूछता है कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी क्या होती है, उसके ये डिटेल्स पूछता है। नेक्स्ट हम आए तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे क्या है कि क्वेश्चन आपको 2 से 3 मिलेंगे क्योंकि इसमें एक्चुअल बैंकिंग नॉलेज अप्लाई है कि मैंडेट क्या चीज़ है, बैंकिंग ऑपरेशन बेस्ड पूरा चैप्टर है। पीओए क्या है, पावर ऑफ अटॉर्नी, गार्निशी ऑर्डर, बैंकर्स लीन, राइट ऑफ सेट ऑफ, ये मान के चलिए आपको ये पूरा इसका कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे आए तो ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, कोपरा का एक्ट क्या है, बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आए अगर तो पेमेंट कलेक्शन में आपको एनआई एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये आप किसी भी हाल में मत छोड़िएगा ये लेसन। एनआई एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जितना भी चेक्स, इंडोर्समेंट और फॉर्ज इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें हैं, इसको बहुत ध्यान से पढ़ने वाला चैप्टर है। नेक्स्ट हम आए अगर ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स इन वेरियस टाइप्स ऑफ कस्टमर्स, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसमें भी आप देख सकते हैं 1 से 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं इसमें आपको। एंसिलरी सर्विस में सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, इसके जो इम्पोर्टेंट नॉर्म्स हैं वो पढ़ना आपको ज़रूरी है, प्लस ईबीटी। नेक्स्ट कैश मैनेजमेंट सर्विसेज भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन इससे बहुत क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे, एक क्वेश्चन मिल गया तो मे बी मिल सकता है। यहाँ पे अब ये जो चैप्टर आया ये आपका टर्निंग पॉइंट है, इससे आप मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। रीज़न क्या है कि इसमें थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं। जो आप ये मेथड्स देख रहे हैं, प्रोजेक्टेड नेट वर्किंग कैपिटल, टर्नओवर मेथड, कैश बजट, क्रेडिट मॉनिटरिंग, ये इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट थ्योरेटिकल भी क्वेश्चंस इससे अच्छे खासे पूछे जाते हैं। क्रेडिट अप्रेजल की टेक्निक्स पूछ ली जाती हैं, वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट पूछा जाता है, नॉन फंड बेस्ड लिमिट्स क्या होती हैं, ठीक है, कार्डिनल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, टर्म लोन्स कितने तरह के होते हैं और बेसिक टर्म लोन क्या है। नेक्स्ट प्रियोरिटी सेक्टर की आपको टारगेट की टेबल सही से रटी होनी चाहिए क्योंकि इससे 1 से 2 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलता है कि कौन से सेक्टर में, सब सेक्टर में कितना % ऑफ द नेट एडवांस CBOE जो होता है जिसे बोलते हैं, वो कितना ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर होना चाहिए बैंक का, तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर फाइनेंस आप वो कर सकते हैं, एक बार सरसरी तौर पे देख सकते हैं। एमएसएमई की पॉलिसी भी आपको देखना ज़रूरी है, एमएसएमई की पॉलिसी खास तौर पे देखना ज़रूरी है। ये सारी स्कीम्स आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, सिर्फ कोर पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, हालांकि बहुत आवश्यक नहीं है, एक क्वेश्चन आता है इससे मैक्सिमम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इसके खास तौर पे जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उससे एक क्वेश्चन ज़रूर होता है, तो ये ज़रूर पढ़िएगा। बाकी क्रेडिट कार्ड, होम लोन, पर्सनल लोन ये आपको पता ही है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन में थोड़ा सा इसमें आपको देखने की ज़रूरत है कि कहाँ पे किस तरह की स्टैंपिंग की ज़रूरत होती है, किस तरह के सिक्योरिटाइजेशन क्या चीज़ है, कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना ज़रूरी है। अब अगेन एक सेकेंड टर्निंग पॉइंट आया, वो टर्निंग पॉइंट है डिफरेंट मोड्स ऑफ चार्जिंग। इसका मैंने डिफरेंट ये जितने आप देख रहे हैं इनके सबके मैंने वीडियोस बनाए, खासतौर पे मॉर्टगेज, टाइप्स ऑफ मॉर्टगेज, प्लेज, असाइनमेंट, हाइपोथिकेशन, लीन और सेट ऑफ, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा पार्ट
आप मान के चलिए 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम इससे आने ही आने, हो सकता है न्यूमेरिकल भी आ जाए, तो इसको छोड़ना खतरे से खाली नहीं। नेक्स्ट हम आएंगे तो टाइप्स ऑफ कोलेट्रल्स की बात करेंगे, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह के कोलेट्रल होते हैं, क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है। एनपीए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, फाइनेंशियल लिटरेसी आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो, बहुत ज़्यादा इसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग टेक्नोलॉजी में आप बेसिक बेसिक एक रीड कर सकते हैं चीज़ों को, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें हैं, आप एक बार देखोगे आज की डेट में कंप्यूटर सभी को पता रहता है। पेमेंट सिस्टम की बात करें तो ये भी कुछ खास नहीं है, आप एक बार रीडिंग करके छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क, यहाँ पे आप एक एक बार इसकी रीडिंग कर सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ खास है नहीं। ये बाकी के जितने भी आपको दिख रहे हैं यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक, ये आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो स्विफ्ट है, क्योंकि स्विफ्ट आजकल न्यूज़ में भी था, इसके बेस पे काफ़ी फ्रॉड हुए, स्विफ्ट पे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, कितने तरह के थ्रेट्स होते हैं, कंप्यूटर ऑडिट क्या होता है, ये सिक्योरिटी बैंक के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इससे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि गोपाल कृष्ण कमेटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये एक तरीके से आईटी का क्या इम्प्लीमेंटेशन रहा, कैसे आईटी इम्प्लीमेंट होगा बैंकिंग में, इसकी शुरुआत करी थी गोपाल कृष्ण कमेटी ने, तो ये रिकमेंडेशन आपको पूरे पता होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट ये थोड़े से बेसिक साइबर सिक्योरिटी के इश्यूज हैं जो कि आप नॉर्मल भी गो थ्रू कर सकते हैं, इसमें भी कोई बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, फिशिंग और ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं आज के टाइम में। नेक्स्ट हम आते हैं तो ये थोड़ा सा हल्का चैप्टर है आपके लिए, सपोर्ट सर्विसेज का, क्योंकि इसमें आपका मार्केटिंग आ जाता है जो कि पूरा थ्योरेटिकल है, और आप आराम से, इसमें कोई कंसेप्ट वाला चीज़ एज इट इज़ नहीं है, आपको मतलब पता होना चाहिए। और इसमें मोस्टली क्या है कि आपको बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको डायग्रामेटिकली पता हो तो बेटर हो, खासतौर पर ये वाला पार्ट। सोशल नेटवर्किंग ठीक है, कोई खास नहीं है, कंज्यूमर बिहेवियर भी ठीक है, प्राइसिंग भी, प्राइसिंग इज इम्पॉर्टेंट, प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे क्वेश्चंस रहते हैं अच्छे खासे, चैनल मैनेजमेंट पे भी क्वेश्चन रहते हैं, प्रमोशन पे भी अच्छे खासे क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको, एक क्वेश्चन तो मिल ही सकता है। इस पे भी मैं जब दे रहा था, मैंने जब जेआईबी दिया तो मुझे इसमें थोड़ा सा क्वेश्चंस घुमा कर पूछा था कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए, तो इसका डेफिनेशन आप अच्छे से पढ़ के रखिएगा। और ये जो लास्ट चैप्टर है ये एक तरीके से एक क्वेश्चन आपको ये दे जाएगा मिनिमम, तो ये आपको नहीं छोड़ना। तो ये तो हो गया हमारा प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। नेक्स्ट हम आते हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पेपर है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ें, किन किन चीज़ों को आप एकदम ना छोड़ें, तो आप पक्का पास कर जाएंगे फर्स्ट अटेम्प्ट, दोबारा अटेम्प्ट नहीं देना पड़ेगा आपको। और अगर आपका दोबारा अटेम्प्ट है तो भी आप इसको देखें कि कैसे आप चीज़ों को पढ़ें और किन किन चीज़ों को ना छोड़ें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि सेकेंड पेपर जो है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, ये 40 to 50% इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, और बाकी का 50%, 50 to 60% जो बचा वो थ्योरी होता है। लेकिन थ्योरी भी ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि पूरा थ्योरी होता है, क्योंकि इसमें थ्योरी में मैं वो भी मान रहा हूँ कि इसमें कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूले पूछ लेते हैं, ईएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, वाईटीएम फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, फ्यूचर वैल्यू निकालने है, एन्युटी की फ्यूचर वैल्यू उसका फॉर्मूला क्या है फॉर नंबर ऑफ इतने नंबर्स ऑफ ईयर्स। तो ये थ्योरेटिकल का मेरा मतलब है कि अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो आपको उसके फॉर्मूले भी, कंसेप्ट के फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, उसको भी मैं एज ए थ्योरी मान रहा हूँ, क्योंकि उसको पता होने का फ़ायदा क्या है कि इन केस आप अगर न्यूमेरिकल छोड़ के जाते हो, सिर्फ थ्योरेटिकल पे बेस्ड होते हो, और बट आपको फॉर्मूले सारे पता हैं, तो आप एक बार को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ है, फॉर्मूला पता है, आप फिट करके निकालने का ट्राई कर सकते हो।
तो अब मैं बात करता हूँ इस मॉड्यूल ए की। तो मॉड्यूल ए जैसे मैंने बोला बहुत इम्पोर्टेंट है मॉड्यूल ए, क्योंकि इसमें भर के आते हैं न्यूमेरिकल्स। रीजन बीइंग क्या है कि अगर फर्स्ट चैप्टर पे ही आए तो आपको एक क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट, एक क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट या दोनों का कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एक क्वेश्चन मिनिमम आपको ईएमआई का मिलेगा। आपसे सिंपल ये बोलेगा कि इतना लोन है, इतने का होम लोन है, इतना परसेंट ऑफ इंटरेस्ट है, आपको कितना ईएमआई होगा इतने ईयर्स का अगर आप लोन लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और दो अनदर एक इम्पॉर्टेंट इसमें कंसेप्ट जो आप देख रहे हैं वो है कैलकुलेशन ऑफ एन्युटीज। एन्युटीज पे भी न्यूमेरिकल रहते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है एमोर्टाइजेशन। एमोर्टाइजेशन पे न्यूमेरिकल नहीं होगा, इस पे आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए, कंसेप्ट पूछेगा। सिंकिंग फंड भी आपको कंसेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए कि सिंकिंग फंड होता क्या है। नेक्स्ट आते हैं वाईटीएम। तो ये भाई गांठ बांध लो कि ये ऐसा चैप्टर है जो सबको बहुत तंग करता है और सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये अगर आप छोड़ के गए तो मान के रखिएगा कि आपने अपने 3 से 4 क्वेश्चन गवा दिए। तो क्योंकि इसमें थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल भी है। थ्योरी में जैसे आप बात करें तो बॉन्ड्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन्स, उनके कंसेप्ट्स, बॉन्ड्स के कंसेप्ट्स, और उसके बाद यील्ड टू मैच्योरिटी, ये सबसे पॉपुलर और सबसे थोड़े कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसके बारे में आपको समझना थोड़ा ज़रूरी है। ड्यूरेशन ऑफ बॉन्ड के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूरेशन पे आते हैं, और बॉन्ड प्राइस वोलेटिलिटी, इन सब पे न्यूमेरिकल आते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं तो कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग में आपके आईआरआर, एनपीवी और खासतौर पे आईआरआर, एनपीपी और एआरआर, इन तीन पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट, उसका टाइप और उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स का प्रैक्टिस होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं फॉरेन एक्सचेंज अरिथमेटिक। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉड्यूल ए, बिकॉज इसमें आपको एक करेंसी का रेट दिया रहता है, आपको क्रॉस रेट निकालना होता है यूजिंग चेन रूल, और बहुत सी चीज़ें हैं अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि आर्बिट्रेज का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए। फॉरवर्ड पॉइंट्स क्या होता है, प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है, ये आपको थ्योरेटिकल भी पता होना चाहिए, और कंसेप्ट में मतलब न्यूमेरिकल फॉर्म में अगर दिया हो तो आपको प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होंगे ये पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रिंसिपल्स ऑफ बुक कीपिंग तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको खासतौर पे जीएएपी और आईएफआरएस एंड डिफरेंस बिटवीन जीएपी एंड आईआरएस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्टोरिकल चीज़ें आप एक बार को गो थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये को इस पार्ट को पर्टिकुलरली मत छोड़िएगा। बेसिक अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में आए तो ये जो आप देख रहे हैं ना, कंसेप्ट ऑफ अकाउंटेंसी, गोइंग कंसर्न, डबल एंट्री सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म, इस पे एग्जैक्ट थ्योरी के क्वेश्चन आते हैं, मतलब डेफिनेशन फेंकता है और आपको उसका बोलना होता है कि वो कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए, और ये पार्ट आपका थ्योरी है। ये पार्ट आपका थ्योरी है, ये 50 to 60% आपका थ्योरी है, और ये वाला पार्ट भी आपका थ्योरी है। तो ये तीन आपके थ्योरी हैं जो कि जिससे अच्छे खासा क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो मेंटेनेंस और कैश सब्सिडरी बुक है, ये आपका अच्छा खासा न्यूमेरिकल है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में 50% आपका थ्योरी है और 50% आपका न्यूमेरिकल। उसके बाद ट्रायल बैलेंस की बात करें तो ट्रायल बैलेंस भी आपका न्यूमेरिकल से भरा हुआ है, और इसको आप अगर बहुत समझने में प्रॉब्लम है तो छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि इससे हार्डली आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन मैं कोशिश करूंगा अपने चैनल में हर टॉपिक पे जाके उसका हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके, कि आपके एग्जाम में अगर आए तो आप एक सिंसियर अटेम्प्ट कर सको। अपार्ट फ्रॉम दैट कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है, बट इस पे एक क्वेश्चन आता है डेट से रिलेटेड,
ड्यू डेट क्या होगी बिल की, बिल ऑफ एक्सचेंज की, वो डेट वाला न्यूमेरिकल आपको पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बैलेंस शीट, ये सबसे मैं बोलूँगा कि कंपैरेटिवली थोड़ा सा हल्का है, क्योंकि इसमें 3 से 4 इक्वेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उस पे बेस्ड आप न्यूमेरिकल बहुत आराम से लगा सकते हो। तो ये न्यूमेरिकल ही है लेकिन ईजी टू हैंडल है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, ये थोड़ा सा मतलब मैं कहूँगा कि आपको कंसेप्चुअल नॉलेज समझना ज़रूरी है, और इसके थोड़े बड़े न्यूमेरिकल्स भी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसके थोड़े से बड़े न्यूमेरिकल आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट रेशियो एनालिसिस बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत हल्का है। मतलब अगर आपको हर रेशियो का फॉर्मूला पता है तो इससे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, थ्योरेटिकल भी आते हैं। थ्योरेटिकल इन द सेंस आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछेगा, और सेकंड आपके न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये मैं कहूँगा रेशियो एनालिसिस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसको मत छोड़ के जाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको कॉन्फिडेंस देगा इस पेपर में। अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज इम्पॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल है, प्लस 60% इसमें न्यूमेरिकल है। अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी अकाउंट्स पे अगर आना है तो कंपनी अकाउंट्स 1 एंड 2 ये भी इम्पोर्टेंट है। कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं किसी कंपनी के, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, शेयर्स लेने चाहिए जब आप कोई कंपनी का अकाउंट खोलते हैं, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अकाउंटिंग कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट आप एक बार देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ये थ्योरी है जिसको आप सिर्फ एक बार गो थ्रू कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम बैंकिंग ऑपरेशंस पे कर रहे हैं, तो वाउचर, कैश रिसिप्ट, वेरीफाई केवाईसी, ऑथेंटिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ये आपको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दे के पढ़ना हो। तो ये सीन है पार्ट 2 का, पेपर 2 का। पेपर 3 में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि पेपर 3 पूरा ही आपका एक्ट्स पे निर्धारित है, और जितने भी तरह के आपके एक्ट हैं और उसमें जितने भी तरह के आपके बोरोवर, जैसे आप देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बोरोवर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसमें घुमा फिरा के आपको एक्ट पे ही लाएगा। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा एक्ट्स पे है, तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करूँगा। और ये ऐसा पेपर है कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी इसको निकालने में, कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये पेपर निकल जाता है। तो मैं इसमें कुछ इम्पोर्टेंट मॉड्यूल के इम्पोर्टेंट चैप्टर्स को ही डिस्कस करूँगा, सारे चीज़ें नहीं डिस्कस करूँगा। हाँ, तो ये सीन है जेआईबी का। और बेसिकली जेआईबी में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके पास टाइम कम है, मान लीजिए आपने सितंबर में रजिस्ट्रेशन करा है और 1 मास, मतलब सिर्फ 1 अक्टूबर है आपके पास, अक्टूबर का मंथ है, नवंबर, 1 नवंबर से एग्ज़ाम चालू हो जाना है, तो 1 मंथ में जो आपको प्रिपरेशन करनी है उसमें आपको मेजर ध्यान देना होगा सबसे पहले अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पे। मैं फिर से नहीं बोलूँगा, क्योंकि बाकी जो 2 पेपर हैं उनको आप अगर थोड़ा लेट भी स्टार्ट करेंगे तो वो पेपर आपका निकल जाएगा। लेकिन आपने अगर आप सच में जेआरई क्रैक करना चाहते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो आपको थ्योरेटिकल नोट्स बनाते हुए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में स्टार्टिंग से चलना होगा, और 1 मंथ के टाइम में आपको मैं कहूँगा 15 से 20 डेडिकेटेड डेज देने होंगे, जिसमें कि आप अच्छे से अकाउंटिंग का कंसेप्ट विद न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। उसके बाद मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि जेआरबी का एग्ज़ाम निकालने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि बाकी के 2 पेपर हल्के हैं, थ्योरेटिकल हैं, जिसको अभी तक आप जो भी अपना ग्रेजुएशन पास कर रहे हैं, जो आपने थ्योरेटिकल पेपर पढ़े होंगे, अगर आप फाइनेंस से साइड से हैं तो फाइनेंस के, नहीं तो अगर आप इवन इंजीनियरिंग साइड के हैं तो इंजीनियरिंग में भी बहुत से थ्योरेटिकल पेपर होते हैं, जिसमें कि आपको थोड़ा सा केयरफुल थ्योरी पढ़ते हुए निकालना होता है। तो वो उस तरह के ये 2 पेपर हैं। बट अकाउंटिंग में आपको ध्यान देना है, और कौन सी थ्योरी पे ध्यान देना है, कौन से न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना है, मैंने आपको बता दिया है। उस हिसाब से आपको अपनी तैयारी स्टार्ट करनी होगी, और इसीलिए मैंने सोचा है कि काफ़ी पहले से ही मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स इसका वीडियोस बनाना शुरू करूँगा, और सबसे पहले मैं इससे ही चालू करूँगा, लेसन बाय लेसन सीक्वेंशियल वे में मैं स्टार्ट करूँगा।
कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एंटिटीज, इसमें कि मैं सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, ईएमआई, फिक्स एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट्स क्या होते हैं, एनुटीज को कैसे कैलकुलेट करता है, बेसिक कंसेप्ट क्या है एनुटीज का, और एमोर्टाइजेशन ऑफ डेब्ट क्या होता है, सिंकिंग फंड क्या होता है, ये सारी आपको डिटेल अच्छे से समझाते हुए विद एग्जाम्पल विद न्यूमेरिकल्स आपको बताना स्टार्ट कर दूंगा. So thanks guys for watching this discussion, and I hope this discussion will be fruitful for your examination. And अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं, कर दीजिए. और रजिस्ट्रेशन जब करना होगा सितंबर में तब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर अभी से आप स्टार्ट कर देते हैं तो बेस्ट होगा. और अगर मटेरियल की बात करूं तो मटेरियल में मैं यही बोलूँगा कि टैक्समैन पब्लिकेशन की जो निर्धारित किताब आती है जेआईबी की, वो आप ज़रूर लें, क्योंकि वो एक रेफरेंस किताब है. और उससे ही क्वेश्चंस मोस्ट प्रोबेबली जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं तो उससे ही आईबीएफ कोशिश करता है कि अगर वो किताब आपने पढ़ी है तो उससे डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन जिससे उठाए जाएँ. बट अगर कंसेप्ट की बात करें तो कंसेप्ट आपको सारे चीज़ों के पता होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार सीधे नहीं घुमा के भी पूछे जाते हैं. तो आई थिंक गाइस ये लेक्चर आपके लिए फ्रूटफुल हो, आपके प्रिपरेशन के लिए, जेआईबी की प्रिपरेशन के लिए. सो थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग आवर लेक्चर एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल. So I'll be uploading this calculation of interest, JIB first, JIB second papers, first lesson very soon. Thanks guys.